अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं मनाज़िर हुसैन और मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में हैं यासिर रहमान। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद में अब ग्रेजुअली इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना वायरस ने अब तक मुल्क में 20,084 अफराद को मुतासर किया है। 981 नए केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं, जब से 457 अफराद जो हैं इस वायरस की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में ये तादाद 35,67,000 से तजावुज़ कर गई है और NDMA की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में सामान की 5वीं खेप जो है वो इरसाल कर दी गई है, ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के हवाले से जो तमाम इक़दामात हैं उनको बेहतरी के एहसन जो है वो बरूए कार लाया जा सके। और यासिर, अगर हम देखें तो जब से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं इतने बड़ी तादाद में इन अ डे जो है वो केसेस रिपोर्ट होने की जो शरह है ये सबसे ज़्यादा है। पिछले दिनों एक डेटा मैंने ट्रांसमिशन में भी शेयर किया था जी, जिसमें ये जो ट्रैजेक्टरी थी कि मई के महीने में ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे केसेस, और इसके लिए जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ये कंसर्न इदारे हैं, वो प्रिपेयर्ड भी हैं। और बताया गया है कि 1400 वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। जो वेंटिलेटर्स ख़राब थे उनको रिपेयर करवाया जा रहा है, और कुछ वेंटिलेटर्स जो 900 की तादाद है वो हमें कुछ दिनों में 90 जो वेंटिलेटर्स हैं वो कुछ दिनों में मिल जाएंगे, और उसके बाद कुछ और वेंटिलेटर्स हैं वो भी आ जाएंगे। अब मई के महीने में यकीनन हमें ये तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसे जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ना सिर्फ कैपेसिटी, ये वर्ड में कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी तो हमारी वैसे 20,000 है, लेकिन जो टेस्ट होते हैं वो 7,000 होते हैं, तो मतलब 13,000 का गैप हमारे पास होता है। अब उसकी वजूहात यकीनन जो कंसर्न इदारे हैं वही बता सकते हैं कि क्या वजह है कि हम अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर टेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे टेस्ट इंक्रीज़ होंगे पर डे, वैसे वैसे हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे अंदाज़ा होगा कि केसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, कांस्टेंट हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए डेटा का होना मनाजिर बहुत ज़रूरी है। यासिर, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके हवाले से कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और इन चलो इस पे बात करेंगे। हल किया जाना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा ने, ED हैं JPMC की। डॉक्टर साहिबा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बहुत अफसोस डॉक्टर फुरकान की जाँबाक होने का उनकी इत्तला मिली है। ये फरमाइएगा कि मीडिया में इत्तलात इस तरह की आ रही हैं कि उन्हें बावजूद इसके कि उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और वहाँ गए तो उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल सका, आइसोलेशन वार्ड में उनकी मुंतकली नहीं हो सकी, और वजह जो उनकी मौत की हुई या उनकी जाँबाक होने की हुई तो ये हुई। आपके पास क्या इत्तलात हैं डॉक्टर फुरकान के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मेरा बहुत दिल की गहराइयों से अफसोस है उनकी शहादत पर, और मैं बहुत जितना भी अफसोस करें उतना ही कम है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे अस्पतालों में, अगर वो, मुझे नहीं पता कि किस अस्पताल में गए थे, सिर्फ मुझे इतना पता चला है कि जिस अस्पताल में वो गए थे वो जानवर नहीं हो सके थे वहां पर, और वो ही वाज टेकन इन डेड ऑन अराइवल। तो इसमें मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि आई विश के अस्पतालों की आपस में कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, और अगर ये कम्युनिकेशन का गैप ना होता तो हमारे नंबर सब लोगों के पास है, पूरे शहर में ही सबके पास है। तो अगर ये गैप ना होता तो हम जरूर ले लेते उनके डॉक्टर फुरकान को। ये कैसे हो सकता है कि हम डॉक्टर्स की कम्युनिटी के हों या कोई भी मरीज हो, मैं कहती हूँ XYZ कोई भी मरीज हो, हमारे पास वेंटिलेटर्स खाली पड़े रहे और हम कहें कि जी हम पेशेंट को नहीं लेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिनात में से है। तो इसलिए मेरा ख्याल में कम्युनिकेशन का कोई लैप्स जरूर हुआ है, और मुझे नहीं पता कि वो किस अस्पताल में गए थे, लेकिन बहरहाल वेंटिलेटर्स हमारे पास इस वक्त भी मौजूद हैं, और जो भी पेशेंट आता है हम तो बड़े फराख तली से हर पेशेंट को ले रहे हैं, और जो भी पेशेंट होगा, चाहे वो कोविड हो या ना कोविड का ना भी हो, उसको भी मैं नहीं समझती कि कोई मना कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल कोलैबोरेशन की बात की, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसके खात्मे के हवाले से बात की, तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के दरमियान जो है वो किस तरह से ये एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है कि हम ये कोलैबोरेशन हासिल करें? इमरजेंसी हेड्स जो है या हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस या कोविड वार्ड
کے جو انچارجز ہیں ان کو آپس میں کمیونیکیشن کا دائرہ کرنا چاہیے. میرا تو بہت سارے ہسپتالوں سے ہے اور تقریباً کراچی کے سارے ہی ہسپتالوں سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے. اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیشنٹ آ رہا ہے, ابھی پرسوں ترسوں بھی ہوا تھا, روزانہ ہی ہو رہا ہے کہ انڈس ہاسپٹل سے ہم نے پیشنٹس لیے ہیں, دوسرے دیگر ہسپتالوں سے لیے ہیں, تو اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ لے لیتے ہیں. اور ظاہر ہے بڑا ہسپتال بھی ہے یہ, تو ادھر ہم نے تو کبھی ڈکلائن نہیں کیا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر فیسلٹی نہ ہو اس وقت آن دیٹ پرٹیکولر مومنٹ تو پھر ہم بتا دیتے ہیں, اور وہ ہسپتال والے بھی ہمیں بتا دیتے ہیں. ان کے لیے ڈاکٹر فرقان صاحب کے لیے نہ ہم سے کسی نے رابطہ کیا, نہ کسی نے ہم سے کوارڈینیٹ کرنے کی شاید کوشش یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ کی. جب تشخیص ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, کوارنٹین کر لیا, اور اس کے بعد جب سانس میں زیادہ پرابلم ہوئی تو وہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں گئے, تو جس بھی ہاسپٹل میں گئے وہاں پہ انہیں مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. اچھا میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا, نہ میں ان کو ان پرسن جانتی تھی, اس لیے اگر یہ میں ان کو جانتی ہوتی تو میں ان کو ضرور اپنے ہسپتال میں لے آتی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا, ابھی کیونکہ وینٹیلیٹرز کی بات ہو رہی ہے تو مجموعی طور پہ اور خاص طور پہ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اویلیبلٹی آف وینٹیلیٹرز, آئسولیشن وارڈ کیا سفیشنٹ ہیں؟ جس طرح سے مئی کے مہینے میں یہ تشویش کا اظہار یقیناً ابھی کیا جا رہا ہے باقی لوگوں کی طرف سے کہ تعداد بڑھ سکتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت تک کوئی ڈیفیشنسی ہے فار وینٹیلیٹرز فار کووڈ, لیکن اگر اس سے زیادہ خدا نہ کرے بڑھ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی اس وقت اگر خدا نہ خواستہ کوئی انفلیکس سچویشن کریٹ ہوتی ہے, تعداد بڑھتی ہے, تو آپ تیار ہیں؟ دیکھیں اتنا تو تیار ہیں جتنا ہم لے سکتے ہیں. آبویسلی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہر ہسپتال کی کہ کتنے پیشنٹس کو لے سکتے ہیں, ہم اس طرح تو تیار ہیں. لیکن گاڈ فوربڈ کہ کوئی, اور ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ امریکہ یا اٹلی یا یو کے جیسی سچویشن ہماری ہوئی ہو, خدا نہ کرے ایسی سچویشن ابھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوگی بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ سوال یہی ہے کہ آپ کے پاس کتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے, کتنے افراد کو, کتنے مریضوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے, کتنا اکوپمنٹ آپ کے پاس ہے, اور جو ہے آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس پہ تو آپ کمنٹ کر سکتی ہیں نا کہ کیا یہ بہتر ہے, وافر مقدار میں موجود ہے؟ اس وقت تو کافی کچھ اویلیبل ہے ہمارے پاس, اور میرا نہیں خیال ہے کہ اتنے ڈیفیشنٹ ہیں ہم کسی چیز میں بھی. لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیسی ہوتی ہے, تو آل ڈیپینڈس کہ سرکمسٹانسز کیسے ہوں, تو پھر ہی اس کے حساب سے ہم بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ انہونی باتیں ہو رہی ہیں, جیسے اب ہیٹ ویو آ رہی ہے کراچی میں, تو اس کے لیے بھی ہمیں پریپیئر کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہیں, اور میرے خیال سے اب سرکاری کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو بھی پچ ان کرنے کی ضرورت ہے. صرف سرکاری ہسپتالوں پہ آپ ڈیپینڈ کریں. آفٹر آل کچھ پے بیک ٹائم ہوتا ہے ہر ایک کا اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اور وہ ان سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بالکل, ہیلتھ ایمرجنسی ہے تو ہر ایک کو اپنے تئیں کوشش کرنی ہوگی. ڈاکٹر عبدالقادر سمرو شہید, ڈاکٹر زبیدہ شہید اور ڈاکٹر فرقان شہید, 3 ڈاکٹرز کی شہادت ہو چکی ہے سندھ میں. اور یہ فرمائیے گا ڈاکٹرز کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے, ابھی اس فرٹرنٹی کا حصہ ہیں, تو کس قدر ڈاکٹرز کو جو مطلوبہ گیجٹس ہیں جو انہیں ملنے چاہیے وہ میسر ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, نرسنگ سٹاف ہے, پورے سندھ کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے اور خاص طور پہ آپ کے ادارے کے حوالے سے بات کر لی جائے تو؟ میں اپنے ادارے کے لیے تو کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت تو مطلوبہ سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں ساری, اور اس وقت تو کسی قسم کی قلت نہیں ہے as such, اور ہم بہت ایفرٹ کرتے ہیں یہ سارا چیزیں پروکیور کرنے کے لیے, کیونکہ اگر ہم ایفرٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ڈیفیشنٹ رہ جائیں گے. تو ہمارے پاس فی الحال تو ہیں, لیکن آپ بس اب دیکھتے ہیں آگے کس کیا صورتحال ہوتی ہے. جی میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا, جو آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کوارڈینیشن کی کمی ہے ڈاکٹرز کی یا انسٹیٹیوشنز کی آپس میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا صوبائی حکومت انیشیٹو نہیں لے رہی آپس میں کوارڈینیشن کرنے میں؟ کیا کوئی ڈیٹا سینٹر آپ لوگوں کا سینٹرلائز نہیں ہے؟ کیونکہ ایسی صورتحال میں ڈاکٹر صاحبہ ایک ایک پل کی, ایک ایک منٹ کی انفارمیشن شیئر ہونی بہت ضروری ہے, تاکہ کس کے پاس ریسورسز ہیں وہ شیئر کر سکے, انسانی جانیں بچائی جا سکے. میں یورپ کے ایک کنٹری کا پڑھا تھا کہ وہ تو F-16 ہمارے یہاں ہر جگہ کمیونیکیشن ڈیفیشنسی ہے, ہمیں کمیونیکیشن ہوتی نہیں ہے. جب جیسے اگر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں وہ ہمارے
साथ रब्ता कर लेते हैं फौरन। अगर कोई डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता कोविड की या सस्पेक्टेड कोविड की, तो हम उनसे रब्ता कर लेते हैं। तो इस तरह कमिश्नर ऑफिस से रब्ता हो जाता है, तो इस तरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी सबका रब्ता होना चाहिए। मेरे जिस तरह मेरा नंबर है वो पूरे शहर के पास है, तो अगर कोई पेशेंट जो है वो सीरियस है और कोविड का पेशेंट है और हमारे पास जगह है, तो हम तो बिल्कुल लेंगे उस पेशेंट को। ये तो क्रिमिनल निग्लेक्ट होगी कि मैं कह दूं कि जो हमारे पास बेड नहीं और हम नहीं लेते, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वी ऑल हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर, क्योंकि हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि जिसकी भी जान बचा सकें, हमारा काम ही यही है कि हम लोगों की जान बचाएं। और हमारा कंपैशन सिंपैथी सब मरीजों के साथ है, एक आदमी के साथ नहीं, सबके साथ है। तो मेरे ख्याल में ये जो कम्युनिकेशन है इसको बेहतर करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट के ताउन से भी हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे, और नहीं तो हम अपने ओन पे भी कर लेंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास वक्त है, मजीद सवाल किए जा सकते हैं आपसे? जी मैं इस वक्त आई एम जस्ट हेडिंग टू द वार्ड, सो नहीं आप वो जरूरी आप जाइए, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली हमसे बात करने के लिए, एडी JPMC। एक बड़ी मुनाज़िर तशवीश की बात सामने आई है डॉक्टर साहबा की बात से कि हॉस्पिटल्स की और जो कंसर्न स्टाफ है, डॉक्टर्स की और कंसर्न इदारों की आपस की कोऑर्डिनेशन सिंध में नहीं नजर आ रही, बिल्कुल ऐसा ही जिसकी वजह से जैसे डॉक्टर फुरकान की अगर बात की जाए, इसी को अगर एग्जांपल कर ले लिया जाए, तो अगर आपस की कोऑर्डिनेशन होती तो एक इंसानी जान को बचाया जा सकता है, डेफिनेटली बचाया जा सकता है। और डॉक्टर्स की कम्युनिटी से हैं बिलखसूस जो इस शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और जो लोग इसी मामले में फ्रंट लाइन पर फाइट करने वाले लोग हैं, अगर उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, अगर उन्हीं को ही ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो फिर एक आम जो मरीज़ है उसकी सेहतयाबी के हवाले से या उसके लिए इकदाम के हवाले से यकीनी तौर पर जो है सवाल उठता है। हेल्थ इमरजेंसी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हेल्थ इमरजेंसी। डेफिनेटली हेल्थ इमरजेंसी का इस वक्त मुल्क में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, और किसी सूबे के अंदर अगर हेल्थ इमरजेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो और वहाँ पे हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की और जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो ही ना, तो आप देख सकते हैं कि फिर इसका आउटकम कितना ज़्यादा हो सकता है। केसेस ज़्यादा होने की सूरत में, ज़्यादा अमवात की सूरत में, और अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका सही इस्तेमाल ना करने की सूरत में। अच्छा, इस हदफ को कामयाबी से हासिल ना करने के पीछे जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं या मुख्तलिफ इनके सिंध के जो सूबाई वज़रा हैं या कुछ आम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, वो ये कमेंट करते हुए नज़र आते हैं कि ऐसी सूरत हाल का दुनिया को पहली बार सामना करना पड़ा है, तो इसलिए ये गैर मामूली नौयत के इक़दाम हैं जिनके पेश नज़र हमें सूरत हाल को समझने में, उसके अगेंस्ट एक मैकेनिज़्म डेवलप करने में यकीनी तौर पर जो वो वक्त दरकार है। लेकिन यासिर, अब इतना वक्त गुजर चुका है कि हम मज़ीद लिंगर ऑन नहीं कर सकते, और एक मैकेनिज्म जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान का महीना है डेफिनेटली, और लोग ज़कात, अतियात, खैरात इस महीने में बहुत ज़्यादा देते हैं, और देनी भी चाहिए कि जो लोग साहिब सरवत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रिस्क दिया है, वो अपने रिस्क में वो हिस्सा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है उन लोगों के लिए कि जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त इंडिविजुअल्स आगे हैं। हुकूमत 144 बिलियन के ज़रिए लोगों की इमदाद कर रही है, और इस वक्त मोस्ट ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 70 बिलियन के करीब डिस्पर्स हो चुके हैं। इसी तरीके से बेरोज़गार अफराद के लिए भी हुकूमत पैकेज लेकर आई है। लेकिन एक इंडिविजुअल या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो साहिब सरवत है वो क्या कर सकते हैं? इस सिलसिले में अल्ताफ़ अहमद भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। इनका अगरचे तो तारुफ मुख्तलिफ नौइयत का है कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, रिफाई कामों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी हैं, और उसके साथ साथ बिजनेस में ये रियल एस्टेट के साथ भी इनका ताल्लुक है। अल्ताफ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी। अल्ताफ भट्ट साहब, सबसे पहले तो आप फरमाइएगा कि इस वक्त जो है वो आप अपने तई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कोशिश कर रही है उन लोगों के लिए जो कि मुस्तहिक हैं, जिन तक इमदाद पहुंचनी चाहिए, जिन तक हमारा मुसलमानों का ताउन पहुंचना चाहिए? कुछ आगाह कीजिएगा, और क्या तरीका आपने अडॉप्ट किया है, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? देखें, सबसे पहले ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, इस हवाले से मैं बात कर लूँ, या जब भी दुनिया में कोई आफत आती है, कोई आजमाइश आती है अल्लाह ताला की तरफ से, खासतौर पर मुसलमान होते, तो उसके लिए हमारे ऊपर अल्लाह ताला के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अहकामात है। तो इसमें हम किसी की तरफ देखने के बजाय, मैं अक्सर बात करता हूँ कि हुक्मरानों के अपने काम होते हैं, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, और जो दुनिया में रहने वाले इंसानियत है, जो लोग हैं, साहिब हैसियत है, साहिब खैर लोग हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हुक्मरानों से कल रोज़ महशर में अलग पूछा जाएगा, और हमसे भी
अपनी हैसियत के मुताबिक पूछा जाएगा। तो इसमें ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, तो इसमें जो हुकूमत ने ऑलरेडी 8 अरब डॉलर के करीब जो पैकेज दिया है वो अपनी जगह, लेकिन मुझे इस पे फख्र से बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी की जाती है, और उस हवाले से मैं समझता हूं कि मेरा ये ईमान है कि अगर उस चैरिटी को सेंट्रलाइज किया जाए, उसको एक अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स इस सिचुएशन की वजह से भूखा नहीं सोएगा या दाना खासा भूखा नहीं मरेगा। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ पे खैराती इदारे हैं, जो बड़े बड़े नाम है, अल खिदमत फाउंडेशन है, खिदमत खलकुला है, कोर्ट है आज़ाद कश्मीर के अंदर, स्वीट होम है, आगोश है, एहसास है, उखवत फाउंडेशन है, जितने भी है, तो मैं चाहता मेरी तो वैसे इसमें ख्वाहिश थी कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था, ये मैंने पहले भी बात की है, कि जितने भी ये बड़े बड़े यहाँ पे नाम है जिन्होंने मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ डिजास्टर्स के अंदर यानी इतना काम किया है जितना शायद हुकूमत नहीं कर सकी है, क्योंकि मैं इसको अपने अल्फाज में कहता हूँ जिसका काम उसको सांझे। तो जिन्होंने इसमें ऑलरेडी जिनकी सक्सेस स्टोरी है, तो उनको अगर इकट्ठा किया जाता, उनको ये टास्क दिया जाता, बजाय इसके कि नई चीज बना ले, कोई नई फोर्स बना ले, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की इनायत है खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ लोग इस तरह के डिजास्टर्स में दिल खोल के पैसा देते हैं और गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वो भी जब आज माही रमजान का महीना है, मैं अभी हम 2-4 दोस्त बात कर रहे थे, ये कुदरत की तरफ से है कि पाकिस्तानी लोग हर साल माही रमजान के अंदर 10 लाख लोग उम्रे के लिए जाते हैं। बिल्कुल, जो जाहिर बात है वो लोग भी इस दफा नहीं जा पाएंगे, आगे हज के लिए 2 लाख 2.5 लाख लोग जाते हैं। तो इस रकम को भी अगर इसके लिए मुख्तस किया जाए तो ये खरबों रुपया बनता है। तो इसलिए मेरा ईमान है, मैं ईमान के साथ बात करता हूँ, पाकिस्तान में मुमकिन नहीं कोई बंदा भूखा सोएगा और भूख की वजह से मरेगा। राइट। अच्छा भट्ट साहब, जानना आपसे ये चाहूँगा कि माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और समाजी तौर पर अपनी अपनी कैपेबिलिटी में हुकूमत भी, फलाही इदारे भी और आम मुखय्यर अफराद भी जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। इस मरतबा सूरत हाल और इससे जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो कतन गैर मामूली हैं। आप चूँकि इस शोबे में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं, तो आपको बुनियादी डिफरेंस क्या फील होता है कि पहले ये बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी और अब कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इसमें किस हद तक गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है और इससे निपटने के हवाले से आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, आज बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। पहले उर्फ आम में जिनको कहते हैं जो गरीब गुरबा होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल नहीं दिए थे, तो वो हमेशा हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसमें एक प्रोफेशनल तबका भी होता है। लेकिन आज व्हाइट कॉलर, जो सफेद पोश जिनको कहते हैं, जो दिन की कमाई करके रात को अपने बच्चों को खिलाते थे, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें ये सिचुएशन हमेशा नहीं होती है। हर साल लोग ज़कात निकालते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इस दफा लोगों को सिर्फ ज़कात पे मुनासिर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस शख्स को दौलत दी है, माल दिया है, उससे कल इसके बारे में पूछा जाएगा। खुदा ना खास्ता मालदार शख्स अगर खुद इस कोरोना वायरस की से मुतासर हो जाता तो उसकी दौलत किस काम की है, किस काम की। बिल्कुल अल्ताफ भट्ट साहब, मैं बहुत ही वक्त हमारे पास कम है, फरमाइएगा कि हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी है, आपका ताल्लुक़ है कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर की सामने आ रही है, हिंदुत्व एजेंडा मुसल्लत किया जा रहा है, घरों को जो है वो उड़ाया जा रहा है, बमों से उड़ाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं हुकूमत से, मैं दुनिया के हुक्मरानों से सवाल करना चाहता हूँ कि वो कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुता रिजीम के रहम करम पे मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को जो कोरोना से दे आर फाइटिंग एट देयर ओन, वो अपनी मदद आपके साथ वहाँ पे कोरोना वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो वहाँ पे फौज है, उनकी एजेंसीज है। मैं ओनली बात कर रहा हूँ अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ, 33 young boys have been killed, 44 houses has been demolished by the dynamite, और कोई तकरीबन 850 के करीब लोग वहां पर सिविलियन को गिरफ्तार किया गया। यानी वो दोहरा इसका फायदा उठा they take it as a opportunity to crush and to curb the voice of the freedom in Indian occupied Kashmir। मैं दुनिया से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि हमारी कौम वहां पे हिंदुस्तानियों से, भारतीयों से, जो हमें दुश्मन समझ के हर दिन हमारे डोर स्टेप्स पे इस इंतजार में होते हैं कि कब हमें मौका मिले कि हम मकबूजा कश्मीर के रहने वाले माओ, बच्चों, बुजुर्गों के ऊपर गोली का जो उछाड़ करके उनको किल करे, उनको शहीद करे, औरतों की असमत दरी करे। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द टाइम हमें दुनिया को ये बताना चाहे कि जो
इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसीज है जो दे आर वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी, उनको इंसानियत को की बचाने के लिए कश्मीर के अंदर जाना चाहिए. दे शुड डेवलप द प्रेशर फ्रॉम देयर ऑफिसर्स टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन ठीक है, बहुत शुक्रिया. उनको अलाउ करे वहां जाने के लिए ताकि वो जी भट्ट साहब, इंसानियत की खदमत करें. जी अल्ताफ अहमद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया. मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आप कमेंट कर रहे थे. हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद भट्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे. और यहाँ से तारीख गवाह है कि जिसने भी कभी तारीख के औराक का मुताला किया है तो जुल्म जब भी एक हद से बड़ा है बिल आखिर वो मिट गया है. और मकबूजा कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर भारतीय फ़ौज का जुल्म, जबर और इस्तबदाद दहाइयों से जारी है. ताकि जो इंडिया की दाखिली सूरत हाल है अगर हम वहाँ भी बात करें तो अक़लियतों को आज सबसे ज़्यादा मोदी सरकार की जानिब से तासुब का सामना है. और ये तासुब और ये इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ इंडिया के लिए मुस्तकबिल में वबाल जान बनेंगी. बिल्कुल आपने ठीक कहा. और यकीनन इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया देख रही है, बल्कि अमेरिका के एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ भारत की जानिब से की जा रही हैं उस पर भी आवाज़ उठाई है. और ये बड़ी बरवक्त आवाज़ है. लेकिन कोविड-19 की दोबारा हम बात कर लेते हैं. कोविड-19 में जहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी है, लोगों की सेहत सबसे पहले है, वहीं पे मईशत जो है वो भी बहुत ज़रूरी है. उसका पहिया चलाना बहुत ज़रूरी है. और किस तरह से अब चलाया जाए, यकीनन इसमें हिकमत है कि किस हिकमत अमली के तहत काम किया जाए ताकि ये मामला ठीक हो सकता है. इस पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नामवर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी मौजूद हैं, SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं. उनसे बात कर लेते हैं. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है. यासिर रहमान दिस साइड. डॉक्टर साहब फरमाइएगा. डॉक्टर साहब इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो एक थिंक टैंक है उसने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि कुछ टैक्सेस को मज़ीद कम किया जाए. कुछ ऐसे इदारे या कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ बहुत जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं वहाँ पे तरक्याती काम सूबे और विफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो हैं फ़ौरन शुरू किया जाए ताकि एक स्टिमुलस क्रिएट हो. कितना इफेक्टिव हो सकता है अगर इन तजवीज़ पे अमल किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमें ज़रूरत है एक स्टिमुलस की जिससे एक एक्टिविटी शुरू की जा सके. जी ये बिल्कुल इस वक्त लाइव्स और लाइवलीहुड्स इन दोनों को बैलेंस करना है. जरा सी भी जो अंदाजे की गलती है या वो बहुत सी जानी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा. और अगर लॉकडाउन ज़्यादा टाइट हो जाता है तो फिर ये मईशत जो है वो बिल्कुल ट्रिपल डाउन हो जाएगी. और ऑलरेडी जो मालियाती इदारे हैं, आलमी मालियाती इदारे, उन्होंने एक ग्लोबल रिसेशन की वार्निंग जो है वो दे रखी है. और इस वक्त तकरीबन तमाम ममालिक, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अगर आप यूरोप को देखें यहाँ पे कि लाखों की तादाद में कुछ केसेज हैं और हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे अमवात हुई हैं. वहाँ भी स्पेन जो है इस वक्त स्पेन भी पार्शियल लॉकडाउन पे आ गया है. इटली जो है वो भी अब अपने लॉकडाउन को खोलना चाह रहा है. तो पूरी दुनिया में ये एक पॉलिसी मेकर्स को एक बड़ा चैलेंज है कि इन दोनों चीज़ों को साथ साथ कैसे चलाया जाए, बीमारी पे भी काबू पाया जाए और मईशत भी संभाली जाए. तो अगर इसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे जो स्पेशली हमारी छोटी सनतें हैं और छोटी इंडस्ट्रीज हैं, छोटे जो कारोबार हैं, SME, उनको बचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि अगर 2 महीने उनको मुसलसल बंद जाना पड़ जाए तो हो सकता है कि वो सारी उम्र के लिए दोबारा उठ ना सके. आप देखिए अगर, और इसके अलावा ये सिर्फ SME का इशू नहीं है. छोटे शहरों में देखिए अगर किसी ने कोई रिक्शा टैक्सी वगैरह रेंट पे लेके चला रहा था और अब वो ट्रांसपोर्ट के लॉकडाउन की वजह से अगर बाहर नहीं निकल पाएगा 2 महीने, अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकेगा, घर का किराया नहीं दे सकेगा, बाकी चीजें, तो वो उस तरह के केसेज हैं जो कि वाकईतन लोगों को मुफ्ती पे ले आएंगे. और यही वजह है कि इस वक्त हुकूमत को इस वक्त इंसेंटिव की तरफ देखना है, स्टिमुलस की तरफ देखना है. और इसका जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि डॉक्टर साहब, ये अहम नुकात हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं. लेकिन सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि दुनिया भर में जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अब कोविड-19 के जो पोस्ट सिचुएशन है अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो करोड़ों अफराद जो हैं उनका मयार ज़िंदगी गुर्बत की लकीर से नीचे गिर जाएगा. हुकूमतों को बड़े चैलेंजेस दरपेश होंगे. पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आप मईशत के मैदान में इस्तेहकाम हासिल करने के लिए क्या तजावीज़ देंगे? क्या कहेंगे कि क्या करना नागुज़ीर है? किस मैकेनिज्म को डेवलप करने पर काम किया जाना चाहिए? देखिए इस वक्त हमें मैक्सिमम जो है पॉलिसी स्टिमुलस वो देने हैं. ये वो मौका है जिसपे कि ना तो IMF आपको
कोई वो कर सकती है, ग्रिप में ला सकती है कि क्यों हमने फिजिकल स्लिपेजेस किए। ना ही इस वक्त कोई और शर्त है वो किसी हुकूमत को मना कर सकती है कि वो अपने लोगों को इस वक्त मदद ना दे। जो एक हमें बेहतर एडवांटेज हासिल हुआ वो तेल की कीमतों में कमी की शक्ल में हुआ। इससे यकीनी तौर पर इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आएगी और ये स्टेट बैंक के पास एक बेहतरीन मौका है कि वो इंटरेस्ट रेट को मजीद कम करे। अगर स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है तो ना सिर्फ ये बिजनेसेस के लिए फायदेमंद होगा बल्कि ये हुकूमत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है, जो हुकूमत ने अपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है कमर्शियल बैंक्स को, वो कम होगा और हुकूमत के पास एक क्वेश्चन आएगा कि ये वो पैसे होंगे जो कि एहसास प्रोग्राम और बाकी चीजों पे खर्च किए जा सके। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं रिलीफ की, तो शायद ये 12,000 रुपये जो फैमिली को दिए गए थे, ये एक राउंड मिनिमम और देना पड़ेगा और उसके लिए हुकूमत को अपने पैसे जो है वो क्वेश्चन देखना होगा कि वो कहाँ से निकलता है। और उसके लिए अगर इस वक्त पेपर करेंसी भी छापना पड़ती है, बॉन्ड जो है वो इशू करना पड़ते हैं, तो वो भी किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त आपके पास मालियाती खसारा होगा या जीडीपी का जो खसारा फिजिकल स्लिपेज होगी, IMF उस पर कोई पकड़ नहीं करेगा और पाकिस्तान को इस रिलैक्सेशन का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइएगा, बात कर रहे हैं कि इस वक्त यकीनन एक आम आदमी से लेकर दरमियाने और उसके बाद बड़े कारोबार को कैश चाहिए, क्योंकि अभी आप देख लें तो कैश कहीं से नहीं निकल रहा है। जिसने पैसे देने थे वो दे नहीं पा रहा क्योंकि पहिया जाम है, जिसने लेने थे वो। इसी तरीके से जो बैंक्स का मामला है, बैंक्स में अगरचे मार्कअप रेट जो है वो 9% पे हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर एसएमई सेक्टर की हम बात कर लें जो कि हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है कारोबार के हवाले से, अब वो जब लोन लेने जाते हैं तो अल्टीमेटली उन्हें मॉर्टगेज के लिए प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है या प्लेज के लिए कोई स्टॉक की ज़रूरत होती है, लियन के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। आप नहीं समझते कि इस वक्त सेंट्रल बैंक को या स्टेट बैंक को कुछ इंटरवेंशंस करके कुछ रिलैक्सेशंस ऐसी क्रिएट करनी चाहिए जिससे कैश फ्लोज इंक्रीज हो सकें, ताकि वो कैश फ्लो जिस वक्त कारोबार के लिए इस्तेमाल हो तो एक इकोनॉमिकली एक हमारा एक साइकिल जो है वो चल पड़े और लोगों को रोजगार भी मिल सके और मामला ठीक हो सके और उसके साथ साथ मार्कअप रेट भी कम हो। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त इशारा किया। मार्कअप का तो मैंने आपको पहले कहा कि पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की वजह से यकीनन स्टेट बैंक के पास कुछ मौजूद है कि वो मार्कअप कम कर सकती है, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक को चाहिए कि कमर्शियल बैंक्स को वो ये डायरेक्ट करें। कोलेट्रल जो है, कोलेट्रल इस वक्त एक बहुत गले की हड्डी की तरह बना हुआ है। एक मेजर जो बॉटलनेक है वो एसएमई के पास लोन लेने के लिए या रीफाइनेंसिंग के लिए वो कोलेट्रल का ना होना है। और दूसरी चीज ये कि बहुत से एसएमईज ऐसे भी हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेड या इनफॉर्मल सेक्टर में वो काम कर रहे थे, वो आज तक डॉक्यूमेंटेड नहीं थे। अब उनके लिए किस तरह का एक पॉलिसी बनती है, ये एक अपने तौर पे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो एसएमई जो कि ना तो किसी एक्टिव टैक्स पेयर में शामिल थी, ना वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में शामिल थी, कैश पे काम कर रही थी। अब जाहिर है वो भी मुतासर हुई है और ज्यादा तादाद उस तरह के कारोबार की है, तो उनको बचाने के लिए कोई और इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो सोचना पड़ेगा। इस वक्त यकीनी तौर पे डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल जो है, कोलेट्रल का ना होना, अब वो बड़े बॉटलनेक हैं एसएमईज के पास फाइनेंस ना मिलने की। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानी जो हैं वो कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ की मुश्किलात जो है वो देखते हुए वतन वापस आ रहे हैं। बेरोज़गारी का जो एक उनसर है वो बढ़ रहा है। जॉब क्रिएशन के हवाले से और माशी इस्तेहकाम के हसूल के हवाले से 3 शोबे अहम करार दिए जा रहे हैं, जिनमें ज़राअत है, हमारी इंडस्ट्री है, बिलखुसूस टेक्सटाइल इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो ट्रेड है। इन तीनों शोबों को दौरे जदीद के तकाज़ों से किस तरह से हम आहंग किया जा सकता है कि हमें माशी इस्तेहकाम भी हासिल हो, जॉब क्रिएशन भी हो, रोज़गार के मौके पैदा हों और सूरत हाल मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न हो। देखिए जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल पे तो हमें कुछ अर्सा के लिए शायद बहुत ज़्यादा उसको पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट नहीं देखना, क्योंकि हमारे जो मेजर इम्पोर्टर्स हैं वहाँ पे अपनी रिसेशन चल रही है, ऑयल प्राइसेस का वो हिट हुए हैं बुरे तरीके से।
اور شاید بہت سے ایسے ممالک ہوں گے جہاں پہ کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ متاثر ہوگی. ایگریکلچر جو ہے, ایگریکلچر میں سلور لائننگ موجود ہے, اور دیہی اکانومی کو اس وقت سہارا دینا ہوگا. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس وقت فوڈ سپلائی چینز کو کنسسٹنٹ رکھنا اور اسٹیبل رکھنا ہے. اگر خدا خاصہ آپ کی فوڈ سپلائی چین جو ہے تو جو دیہاتوں سے شہروں کی طرف خوراک جو ہے وہ آتی ہے پروسیس ہو کے ایک فارغ تک پہنچتی ہے, اگر اس میں تسلسل جو ہے اس کا ٹوٹ گیا تو پھر آپ جتنے مرضی پیسے جو ہیں وہ دے دیں, کیش فلو جو ہے وہ فوڈ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکے گا. تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پہ جو اس وقت پرائرٹی ہونی چاہیے وہ جو خرید کی فصلیں جو کہ ابھی اگلے 2 مہینوں میں کاشت کی جائیں گی, اس میں کپاس اور چاول کی فصلیں ہیں, ان کے لیے انپٹس کی اویلیبلٹی, ان کے لیے کھاد کی موجودگی, پیسٹی سائڈ کی موجودگی, سیڈ کی موجودگی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے جو فصلیں پک کے تیار ہو چکی ہیں, جیسے سندھ میں اس وقت آم کی فصل جو ہے وہ تیار ہے, تقریباً 100 ارب روپے کے قریب اس وقت آم جو ہے وہ اس کی فصل تیار ہے, لیکن جنوبی پنجاب سے اس کی لیبر جاتی ہے جو کہ وہاں پہ ہارویسٹ کرتی ہے, اور وہ ٹرانسپورٹیشن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا پا رہی. وہاں پہ ہمیں انٹرونشن کرنا ہوگی حکومت کو تاکہ اس فصل کو بچایا جا سکے. اس کے بعد پنجاب میں آم کی فصل تیار ہو جائے گی. تو یہ ایگریکلچر جو ہے, ایگریکلچر میں بہت زیادہ پوٹینشیل بھی موجود ہے, اور ایگریکلچر میں حکومت کو یقینی طور پہ اپنا فوکس بھی کرنا ہوگا. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ ڈائریکٹ کووڈ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن لوکس کا جو حملہ ہے, ٹڈی دل کا جو حملہ, وہ ہماری ایگریکلچر کے لیے بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے, اور یقینی طور پہ اس کو ہمیں روکنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلے 6 سے 8 مہینے کووڈ کا مقابلہ کر سکیں فوڈ سیلف. رائٹ, اچھا سلیری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اس وقت معاون خصوصی عثمان ڈار جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آئیے آپ